हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के स्तर के बारे में। अर्थात नागवंशी शासन व्यवस्था जो थी वह कितने स्तर पर कार्य करती थी। तो यह तीन स्तर पर कार्य करती थी। पहला स्तर था ग्रामीण स्तर, दूसरा है पट्टी स्तर और तीसरा है राज्य स्तर। चलिए जानते हैं ग्रामीण स्तर पर इसका वर्णन। ग्रामीण स्तर पर 22 अधिकारियों का वर्णन है, जिसमें महतो जो गांव का सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्ति था। दूसरा था भंडारी, ये कार्य क्या करता था, राजा के गांव में खेती बाड़ी करने तथा अन्न के भंडारण के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी, भंडारी की। और तीसरा जिसके लिए भांडारिक शब्द का प्रयोग किया गया था उसमें, जिसमें भंडार गृह का प्रहरी। ये तीन जो है वो महत्वपूर्ण थे ग्राम स्तर पर कार्यकर्ता। कौन कौन? महतो, जिसको वर्तमान में मुखिया भी कहा जा सकता है। दूसरा भंडारी, जो राजा के गांव में खेती बाड़ी करने का और अन्न के भंडारण की नियुक्ति करता था। और तीसरा है भंडारिक, जिसका भंडार गृह का प्रहरी होता था। चलिए देखते हैं पट्टी स्तर पर महत्वपूर्ण लोग कौन कौन थे। तो पट्टी स्तर पर क्या हुआ भाई, तो पढ़ा को ही पट्टी कहा जाने लगा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि पढ़ा पंचायत को पट्टी पंचायत कहा जाने लगा, और इस स्तर पर काम करने वाले मुख्य मानकी को भूंयहर कहा जाने लगा। पट्टी के जो राजा हुआ करते थे उसको भूंयहर कहा जाने लगा। उसमें से अगला है जारीदार। ये जारीदार क्या है? ये लगान वसूलने के लिए नियुक्ति किया गया था। मतलब ये जनता के द्वारा जो लगान भरे जाते थे उसको वसूल करने का ये काम करते थे। पाहन, पाहन की व्यवस्था, ये यज्ञ आयोजन करने के लिए ये शब्द से पहले हम लोग परिचित हैं। किसी भी आयोजन की व्यवस्था करना, जैसे बलि, भोज, प्रसाद, ये पूजा पाठ करने की जिम्मेवारी ग्रामीण पूजा का जिम्मेवार हुआ करते थे। आगे थे पटवारी और अमीन, जो प्रशासन की देखरेख के लिए थे। पटवारी और अमीन जो थे वो प्रशासन के कार्यों पर ये करते थे। अगला है जो वो है राज्य स्तर। राज्य स्तर पर जानते हैं राज्य स्तर पर क्या था। नागवंशी राजा को महाराज कहा जाता था। उसके बाद होता था दीवान। दीवान वित्तीय मामलों का प्रमुख, जैसे फाइनेंशियल मिनिस्टर भाई। पांडेय, राजा की अनुमति के लिए निर्णय को मौखिक रूप से सभी को अवगत कराना। राजा की अनुमति जो होती थी उसको जोर से आवाज लगाकर या फिर घूम घूम कर जानकारी देने का काम कौन करता था? पांडे। 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलने पर और 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती कानून लागू होने के पश्चात जमींदार जो थे वो भूमि के मालिक बन गए और जंगलों पर उन्हीं का अधिकार हो गया। जमींदारी व्यवस्था लागू होने के पश्चात नागवंशी शासन व्यवस्था कमजोर पड़ गई और मुंडा मानकियों का महत्व धार्मिक क्रियाकलापों तक सिमट कर रह गया। मतलब क्या हुआ कि जमींदारी व्यवस्था जब लागू हो गई तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो थी वो कमजोर हो गई, और मुंडा जी के जो मानक थे वो उनका महत्व कहाँ तक सिमट कर रह गया? सिर्फ धार्मिक क्रियाकलापों तक सिमट कर रह गया। 1963 में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के बाद नागवंश का अंत हो गया। 1963 में 1616 से शुरू हुई इसके अंत होने की कहानी। अंततः 1963 में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के बाद नागवंश का अंत हो गया। नागवंश का अंतिम राजा जो थे वो थे चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। ध्यान रखें, नागवंश के अंतिम राजा जो थे चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, और अंतिम उसकी राजधानी जो थी वो रातूगढ़ थी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो देखकर आगे बढ़ा दीजिएगा।